अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी के नावल वफाई यार की एपिसोड 20। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। आप खाना खाने क्यों नहीं आई? अरबगान साहब उसके कमरे में दाखिल होते ही गरजे, मगर वो जवाब देने की बजाय मुँह मोड़ गई। समीना बेगम, बेटी तो जवाब नहीं दे रही हैं, आप ही फरमा दें क्या मामला है। पिछले 3 दिन से ये ना नाश्ते पर मौजूद होती हैं और ना रात के खाने पर। वो बेटी का नाराज़ चेहरा देखकर नरम पड़ते बोले, आपको कोई परवाह नहीं है बाबा मेरी, तभी तो मेरी खुशी किसी और की झोली में डाल दी है आपने। वो उनकी तरफ नाराज़ अंदाज में देखकर बोली, यहाँ आए। वो ढीले पड़ते अंदाज में बोले, मगर वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। बाबा बुला रहे हैं सानिया। समीना बेगम ने कहर आलू निगाह डालते हुए कहा तो जल्दी से खड़ी होकर उनकी तरफ बढ़ी, जो दरवाजे से थोड़ा आगे की तरफ कुर्सियों के पास सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। उसके आते ही उन्होंने अपने हाथ खोले और एक हाथ उसके सर पर रखकर धीरे से बोले, बेटा, अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में कुछ न कुछ लिखा हुआ है और जो जिसके नसीब में लिखा है वो उसका ही है। ना आप उसे छीन सकते हो और ना उसे होने से रोक सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ। अगर फिर भी मैं इस बात से मुंह फेर कर आपकी शादी उससे कर देता तो वो शादी के बाद भी उर्वा से ताल्लुक़ रखता, आपको आपकी वो अहमियत ना देता जैसी आप चाहती थी, और फिर इससे आपका घर ख़राब होता। मेरे भाई से ताल्लुक़, मेरी बहन से ताल्लुक़ ख़राब हो जाता और हो सकता था कि उसके शिकंजे में महाजबीन का बसा बसाए घर भी आ जाता। एक रिश्ते से इतने रिश्ते तोड़ने से या ख़राब करने से बेहतर है इंसान एक रिश्ता ख़त्म कर दे ताकि बाकी ख़राब होने से बच जाए। और मैंने भी यही किया है। आपके नसीब में अल्लाह ताला ने जो लिखा है जब आपको मिलेगा आप मुतमईन हो जाएंगी। मैं जानता हूँ, इसलिए अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने बाबा पर भी, कि वो जब तक ज़िंदा हैं आपके लिए कुछ गलत ना होने देंगे और ना करने देंगे। आप मेरी बहुत अच्छी बेटी हैं, मुझे यकीन है आप मेरी बात सुने और समझेंगी। इसलिए जल्दी से अपनी मामा के साथ नीचे खाना खाने आए। अपनी बात मुकम्मल करके अरबगान साहब नीचे की तरफ चल दिए। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा सानिया। समीना बेगम उसके कंधे को थपथपाकर नीचे की तरफ बढ़ गई। फूशिया रंग की लॉन्ग साइड कट फ्रॉक और ब्लू जीन्स पहने वो शीशे से बाहर देखती किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि वो काले सूट में मलबूस ड्राइव की तरफ मुतवज्जह था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सिग्नल पर गाड़ी रोके वो सामने देख रहा था, तभी उसकी नज़र बाएं जानिब पड़ी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद इस गहरी सोच में मसरूफ लड़की को घूर रहे थे। उन्हें घूरता देख उसने एक नागवार सी निगाह उन पर डाली और आयतल से मुखातिब हुआ, आयतल बाजू अंदर करो। उसकी जानिबदाराना आवाज़ पर वो फ़ौरन ठिठकी। तभी उसने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया और गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया। क्या सोच रही हो? वो सामने देखता संजीदगी से बोला, बाबा याद आ रहे हैं। वो नम आंखों से बोली। उसकी आवाज़ में दुख देख वो एकदम से उसकी तरफ पलटा। उसकी तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ हुई थी। एक नए जज्बे को खुद में सरशार होता देख वो भी हैरान था, मगर फ़िलहाल वो उसे सोचना नहीं चाहता था। तो तुम मुझे कह देती, मैं ले जाता। वो तहम्मुल से बोला। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी और अपनी बात के बहुत पक्के हैं। मैं मिलने जाती और वो ना मिलते तो ज़्यादा दुख होता। वो भीगी आंख का कोना साफ करते हुए बेबसी से बोली, मैं वादा करता हूँ आयतल, इन छुट्टियों के दरमियान में ही या इनके अख्ताम के बाद मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा तो वो गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुरा दी। टाइम क्या हुआ है? उसने उसकी तवज्जो बांटने के लिए पूछा, जबकि स्टीयरिंग पर मौजूद हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी उसको वक्त की सुइयां बखूबी दिखा रही थी। 3:30। उसने मोबाइल से वक्त देखते हुए कहा, पहुँचने में 5 बज जाएंगे। तुम्हें पता था कि जाना है और जब सनाबिल तुम्हें बता गया था मैं उसकी तरफ हूँ तो तुम्हें चाहिए था मुझे उठा देती, अब तक घर होते। वो ड्राइव करता सामने देखता उससे मुखातिब था। आप सो रहे थे और अगर मैं उठाती तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती। वो नरमी से बोली, तो सोते को उठा देती तो क्या हो जाना था। उसकी बात पर धीमा सा मुस्कुराकर बोला, आप गुस्सा करते। वो बाल को लपेटे बगैर साफ गोई से कह गई, ऐसा नहीं होगा। अगर काम की वजह से डिस्टर्ब करोगी तो कुछ भी नहीं कहूँगा, अगर बेवजह तो शायद डांट पड़ सकती है। मुझे तो वैसे भी बेवजह ही डांटते हैं। वो मुंह में बड़बड़ाई, तुम्हें इसलिए डांटता हूँ क्योंकि तुम ऊट पटांग हरकतें करती हो। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आपने सुन लिया? उसकी बात का जवाब दिए बगैर झट से बोली, जितनी ऊंची बोला था सुनना ही था। उसकी तरफ गहरी निगाह डालकर बोला, मैंने बस इसलिए नहीं जगाया था कि आप सो रहे हैं और नींद खुल जाएगी, ऐसी ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो सामने देखती भड़बड़ाती हुई बोली, इतनी अहमियत नहीं देते आयतल। वो संजीदा से बोला, शोहर का ख्याल रखना बीवी पर फ़र्ज़ होता है और मैं भी यही कर रही हूँ। वो साफ गोई से बोली, बहुत से फ़र्ज़ इंसान कज़ा भी कर देता है। वो संजीदा सा बोला, वो फ़र्ज़ कभी कज़ा नहीं होते जिन्हें दिल पूरा करना चाहता हो। उसकी बात पर उसने चेहरा उसकी जानिब किया। दोनों की आंखें मिली। उसकी आंखों में मौजूद वो रोशनी, वो चमक उसे बहुत हसीन लगी थी। परवाह, फ़िक्र, दर्द, हर जज्बा खुद के लिए उसने उसकी आंखों में महसूस किया था। इतना अजीज़ हूँ तुम्हें? उसकी जानिब देखता पलकें झपकाए बगैर उसे सवाल कर गया। मेरी अजीज़ तरीन चीज़ों में, लोगों में आप सबसे ऊपर आते हैं। वो नज़रें झुकाकर बोली तो वो उसके जवाब पर सीधा हो गया। वो चाहकर भी उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता था, मगर उसे खुद के लिए अहमियत देकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। चाहने से ज़्यादा चाहा जाना एक खूबसूरत होता है। कहीं दूर से आवाज़ उसके कानों में आई थी, मगर वो उसे झटक कर गाड़ी चलाने लगा। कहानीकार तेरा शुक्रिया,
कि तूने मुझे मिला के उससे बताया कि ज़िंदगी क्या है। नॉक नॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा देखना ज़रा कौन है, उन्होंने मुलाजमा को कहा। अम्मी मैं देख रहा हूँ, आप उसे काम करने दें। वो लैपटॉप बंद करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जी। बेध्यानी से दरवाज़ा खोलता वो बोला, मगर उसे देखते ही उसके चेहरे पर सख्ती उभर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बेबदहाल सी खुद के वजूद को स्किन चादर में लपेटे लड़की से मुखातिब हुआ। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरा ही घर है, वो मिस्कीनी अंदाज में बोली। बीबी ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर वो था जिसे तुम छोड़कर गई थी, हमारी इज्जत को रौंद कर, हमें सरे बाजार बेइज्जत करके, हमारी इज्जत का तमाशा बनाकर। ये वो घर है जहाँ मैं इन सबको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप इस रुसवाई से थोड़ा दूर हो जाए जो तुमने उन्हें अता की है, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो सख्ती से चिल्ला रहा था। भाई प्लीज़ आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे अंदर आने दें। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। हाँ अंदर आने दूँ ताकि तुम मेरी बेटी, बीवी और बहन की इज्जत भी ऐसे ही दागदार कर दो जैसे तुमने उस लड़की की थी। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? इतनी डिसेंट बच्ची है, सबसे हंसकर मिलती है, और तुमने उस लड़की के पूरे जहान में जलील कर दिया। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अभी वो बोल ही रही थी कि जवार की 2 साल की पलवशा भागती हुई आई। फुप्पो की जान उसे देखकर मुस्कुराई। खबरदार मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। वो उंगली से तंबीह करता आगे बढ़ा, जिसकी वजह से वो पलवशा और महफिश के दरमियान हाइल हो चुका था। चंदा मामा पास जाओ, बाबा अभी आते हैं। वो मुस्कुराकर उसकी थोड़ी को छूकर बोला तो वो भागकर अंदर की तरफ चल दी। भाई आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया आयतल के साथ। हाँ मैं मानती हूँ मैं शादी करना नहीं चाहती थी, शादी से भाग जाना चाहती थी, मगर इस सब में ये सब आयतल के साथ होगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। ये सब मुर्तज़ा ने अपनी ज़ाल को तस्कीन देने के लिए किया है, मगर वो भूल गया है कि अगर किसी बाकिरदार औरत को बेकिरदार कर दो तो अल्लाह से सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहो तो अल्लाह माफ़ नहीं करता। उसने किसी की इज्जत को सरेआम उछाला था ना, मेरे कहने पर ना सही मेरे लिए ही किया था, तो देख लें आज मेरा क्या अंजाम हुआ। मैं सुना करती थी रोनुमाई में तलाक़ें भी मिलती हैं, देख लें कितनी बदनसीब हूँ, मुझे भी ऐसी ही रोनुमाई मिली। अभी बात कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोते देख उसका दिल पसीज रहा था। जो भी था, थी तो वो उसकी बहन ही। जो कुछ उसने किया उसका अंजाम तलाक की सूरत में भुगत चुकी थी। नदामत उसके चेहरे पर आया थी। वो क्या से क्या हो गई थी। उसने गहरा सांस लिया और दरवाजे से पीछे हो गया, जिसकी ओट में खड़ा था। अंदर आ जाओ, वो बगैर किसी तासुर से बोला। उसकी बात सुनकर वो आंसू साफ करती अंदर की तरफ बढ़ी और वो भी आहिस्ता से उसके पीछे चल दिया। लाउंज से आती आवाज़ देख मिरहा और मुमताज़ बेगम बाहर आईं। सादा सी प्लेन लाल रंग की शलवार कमीज़ पहने, स्किन रंग की चादर से खुद के वजूद को ढांपे, बालों का जूड़ा बनाए, आंखों और चेहरे के गिर्द काले हल्के लिए वो कहीं से भी महविश नहीं लग रही थी। मुमताज़ बेगम उसको देखकर दहल गई। आखिर माँ थी, एकदम टिप टॉप रहने वाली बेटी की ऐसी हालत उनकी जान पर बन रही थी। अभी उन्होंने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया ही था कि पीछे से इम्तियाज़ सफदर साहब आ गए। अपने शौहर को आता देख वो वहीं रुक गई, जबकि मावरा और मिरहा एक दूसरे का हाथ थामे सपाट से अंदाज में खड़ी थी। क्यों आई हो यहाँ? बाजू अपने कमर पर बांधे वो जोरदार आवाज़ में गरजे। बाबा, वो तड़प कर बोली। खबरदार जो तुमने मुझे बाबा कहा। मर गया था मैं उस दिन तुम्हारे लिए जिस दिन तुम इस घर की दहलीज पार करके अपनी मर्जी के शख्स के पास गई थी। अब क्यों आई हो? हमारा इंतखाब गलत था, तुम्हारा ठीक है ना? तो जाओ उस शख्स के पास जिसका इंतखाब तुमने किया था। तुम्हारा कोई नहीं रहता यहाँ। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और सब खामोशी से सुन रहे थे। जो कुछ उसने किया था वो सबके सामने था। उसने कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी कि कोई उसकी तरफदारी कर सकता। बाबा मुझे माफ़ कर दें, वो उनके पैरों में बैठकर मिन्नत भरे लहजे में बोली। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? गुनाह की माफ़ी? उस बच्ची की शादी करवा देने की, या उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देने की, या उसके घर वालों का सबके सामने तमाशा बना देने की, या उसको उसके घर वालों की नज़रों में गिरा देने की, या उसको ऐसे घर की बहू बना देने की जिस घर की बहू तो तुम थी, या फिर उसकी ऐसे इंसान से शादी करवा देने की जो उससे कम से कम 8 साल बड़ा है? किस किस चीज़ की माफ़ी मांगोगी? या मेरा सर झुका देने की, मेरी इज्जत को खाकसार कर देने की, मुझसे मेरा घर छीन लेने की, मेरी बहन से मेरा ताल्लुक़ तोड़ देने की, मुझे पूरे ख़ानदान में रुसवा कर देने की? किस किस बात की माफ़ी मांगोगी तुम महविश? वो सामने देखकर चिल्ला रहे थे। वो सही थे, तभी सब चुपचाप खड़े थे। बाबा, मैं अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगूंगी आयतल से, फुप्पो से, ताया जान से, तामीर से, उसके ससुराल से, आप सब से एक आखिरी मौका दे दें। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी वैसी बेटी बनकर दिखाऊंगी जैसी बेटी आप चाहते थे। मैंने सब तबाह किया है, मैं ठीक तो नहीं कर सकती बाबा, मगर मैं कितनी नादीम हूँ, इस सब का ज़ाला भी करूँगी। बाबा प्लीज़, एक बार मैं आपके पैरों को हाथ लगाती हूँ, मुझे माफ़ करते हैं, मुझे इस घर में रहने दें प्लीज़। वो मुसलसल गिड़गिड़ा रही थी। उसको गिड़गिड़ाता देख मुमताज़ बेगम रोने लगी थी, मगर शौहर के सामने वो कुछ बोलने से कासिर थी। ज़ाबिर, ये तुम्हारा घर है, अगर तुम चाहो तो इसे घर में रहने दो, मगर मेरी कुछ शराइत के बाद ये खाना खाने टेबल पर नहीं आएगी, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर इसका किसी किस्म का भी मुर्तसा से ताल्लुक़ हुआ तो मुझे कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं इसको गोली मार दूँगा। वो अपनी बात कड़वे लहजे में कहकर चल दिए थे, जबकि वो वहीं बेबसी से रोती रही थी। मुमताज़ बेगम का दिल चाहता कि उसे गले लगा लें, मगर जो कुछ उसने किया उसको उसकी सज़ा देना भी ज़रूरी था। इसलिए वो चुपचाप मावरा और मिरहा को अंदर की तरफ जाने का इशारा करके अंदर चल दी और ज़ाबिर भी अपने कमरे की तरफ बढ़ दिया।
अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? उसने मोतबर से अंदाज में सवाल किया। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? वो शीरी लहजे में बोली। करम है अल्लाह का मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आज कहाँ से याद आ गई मेरी जो सुबह सवेरे फ़ोन कर डाला? ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आई, तुम ही मसरूफ़ होते हो, वरना मैं तुम्हें दिन में 10 फ़ोन कर लूँ। अच्छा वाह, मगर अभी जिस काम के लिए कॉल की है वो बताएं। आसफा से कल बात हुई थी मेरी, वो तहरीम की शादी का सोच रही है। उन्होंने संजीदगी से कहा। हाँ जी पता है मुझे, एक दो रिश्ते भी देखे मगर इस नेक्चुरी को पसंद ही नहीं आते। मैंने तो कहा है माँ से कि रिश्ता पक्का करके इसे तस्वीर दिखाइएगा ताकि ये इनकार ना कर सके। वो मुस्कुराकर बोला। सनाबिल, मैं उसका हाथ मांगना चाहती हूँ। उसकी बात टोक कर बोली। क्या? वो एकदम से सुनकर हड़बड़ा गया, जैसे 40 वोल्ट का झटका लगा हो। मगर आप हाथ मांगेगी किसके लिए? वो समझ चुका था मगर बात को बदलते हुए बोला। तुम्हारे लिए। वो फिर संजीदगी से बोली। मम्मा प्लीज़, वो मेरी बहन है, बचपन से बहनों जैसे प्यार किया है मैंने उसको। उसने कभी मुझे तामीर और मुझ में फ़र्क नहीं किया और ना ही माँ ने कभी उसे ऐसा कहा कि सनाबिल से घुला मिला ना करो, भाई का दोस्त है, भाई नहीं। मम्मा तामीर मुझ पर बहुत भरोसा करता है, तभी उसकी गैर मौजूदगी में भी मैं उसके घर होता हूँ, उसके घर वालों को अपना समझता हूँ। मम्मा तामीर बहुत मुश्किल से यकीन करने लगा है। उसका यकीन किसी ने इतने बुरे तरीके से तोड़ा था कि वो किसी पर यकीन नहीं करता था, और मैं नहीं चाहता वो फिर टूट जाए। वो मेरी बहन थी, बहन है और बहन ही रहेगी। और मेरी शादी की रही बात, तो मैं किसी को पसंद करता हूँ, जल्द ही उससे बात करके आपको बता दूंगा। अब मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। उसने अपनी पूरी बात सुनाकर उनकी सुने बगैर फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो जानता था वो कुछ ऐसा वैसा लाजमी कहेंगी जिससे वो उनसे बहस करने लगेगा और बात बिगड़ जाएगी। फ़ोन बंद करके उसने गहरा सांस लिया और गाड़ी की चाबी उठाकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। तामीर, या आयतल ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? आसफा बेगम सोफे पर बैठते ही फ़ोन इस्तेमाल करते तामीर को देखकर बोली। पता नहीं, मैंने सुबह से उसे देखा नहीं है। वो फ़ोन में मसरूफ़ गोया हुआ। उसका इतना दो टोक और शानदार जवाब सुनकर पास बैठी तहरीम भी हंस पड़ी, मगर आसफा बेगम का पारा हाई हो चुका था। इस माँ को छोड़कर उस माँ की भी सुन लो, वो भी कुछ बकवास कर रही है। आसफा बेगम गरजी तो वो फ़ोन बंद करके उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। जी कहें, सुन रहा हूँ। वो पलकें झपकाकर बोला। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो तने हुए जबड़ों के साथ बोली। जी पूछ लें, क्या पूछना है? वो गैर हाजिर सा बोला। उसकी बात सुनकर तहरीम मुश्किल से हंसी दबाती मुँह नीचे कर गई। कितनी माएँ हैं तुम्हारी? वो उस पर गरजी। जी एक। उसने दो टोक जवाब दिया। उसकी ऐसी हासिल जवाबी देखकर वो शिश्तर रह गई। ज़्यादा ठीक नहीं हो गए हो? पढ़ लग गए ज़्यादा तुम्हें, सारे एक बार कैंची से काट देने हैं। वो गुस्से से लाल होती बोली। तामीर, क्यों तंग कर रहे हो अम्मी को? तबरेज़ लाउंज में आता हुआ बोला। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय सीधा सवाल करता बोला। वो अमूमन ऐसी हरकतें तब करता था जब वो बहुत रिलैक्स होता था, लेकिन जब से वो कनाडा से आया था आज पहली बार सबको वो पुराना तामीर नजर आया था, वरना तो संजीदा रह रहकर सबकी बोलती बंद करवा देता था। मौसम काफ़ी ख़राब था, इस वजह से नहीं गया, और मेरा अपना ही ऑफिस है, जब चाहे छुट्टी कर सकता हूँ। वो स्किन शलवार कमीज में मलबूस तबरेज़ सोफे पर बराजमान होकर बोला। बॉस ऐसा है तो स्टाफ पता नहीं कैसा होगा। खैर अगर छुट्टी कर ही ली है तो हुलिया सुधार लें। 35 के हैं आप और लगते 50 के हैं। उसकी बात सुनकर हुरैन और तहरीम दोनों हंस पड़ी। जबकि वो फैली आंखों से उसे देख रहा था, वो उसे अच्छा खासा तपा कर वो फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हारी इस महबूबा को तोड़ देना है तामीर मैंने। उसे फ़ोन ऑन करता देख आसफा बेगम फिर से बोली। ये महबूबा नहीं है मेरी, वैसे मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। वो तसल्ली से कहकर उठा, तभी आसफा बेगम उठ खड़ी हुई। तुम्हारा मुंह तोड़ देना है मैंने, चुप करके यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। वो दांत पीसते हुए बोले तो मुंह बिगाड़ कर बैठ गया। ये तुम्हारी बीवी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? वो दोबारा से बोली। मैंने उसे देखा नहीं सुबह से। वो फिर वही जवाब देता हुआ घड़ी देखने लगा। वो शादीशुदा है तामीर। आसफा बेगम ने उसे याद करवाया। अच्छा, पता नहीं था मुझे। वो जानता था आसफा बेगम तप चुकी हैं और उसे खरी खुरी सुनने को मिलेगी, वो इसलिए उन्हें तंग कर रहा था। तामीर, उन्होंने चप्पल उसकी तरफ फेंकी जो उसके सीने को छूकर नीचे गिर गई, मगर वो टस से मस ना हुआ। शादीशुदा लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? अब वो कुछ ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, तो उसने उन्हें तंग करने का इरादा तर्क किया और तहम्मुल से बोला। अम्मी हुआ क्या है वो बता दें। बल्कि मैंने तो नहीं ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपको एतराज़ हो, तो आप उसे कहें ना, मुझे क्यों कह रही हैं? वो मादा खुजाता हो बोला। तामीर, अभी अभी उसकी शादी हुई है और इतने सादे से उसने कपड़े पहने हुए हैं, शादीशुदा है, बन संवर कर रहे, मगर वो बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह से सिर्फ मुंह पर पानी के छींटे मारे हों, बिल्कुल ऐसे जैसे शादी के 10 साल के बाद अमूमन औरतें होती हैं। इतने सादे कपड़े तो कभी मेरी तहरीम ने नहीं पहने। क्या सादा सा प्लेन जिंक रंग का सूट पहना हुआ है उसने। वो अभी बोल ही रही थी कि वो चाय लेकर आ गई। तुम क्यों ले आई? मैं आ रही थी। हुरैन उसको चाय लाते देखकर बोली। उसकी बात पर उसने गर्दन तिरछी करके देखा। जिंक प्लेन अनरखा पहने, बालों को कमर पर डाले, मेकअप से आधी चेहरा लिए वो हल्का सा मुस्कुराकर चाय सर्व करने लगी। उसे उसके कपड़ों में कोई ख़राबी नहीं लगी थी। शायद वो उसे रोज़ ही ऐसे मलबूसात में देखता था, मगर आसफा बेगम का क्या नुक्ता नज़र था, उन दो के अलावा वो सब इस बात से वाकिफ़ थे। आयतल बेटा, शादीशुदा लड़कियाँ इतने सादा कपड़े नहीं पहनती। जाओ मेरा बेटा, तब्दील करो, कुछ सजो संवरो, पता लगे नई नवीली दुल्हन हो। उन्होंने इतने खुलूस से कहा था कि वह इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चल दी।
तहरीम बेटा जाओ तुम इसकी मदद करो। उसके जाते ही वो उसकी तरफ राग़िब हुई और वो भी सर हिलाकर अंदर चल दी। वो चाय की चुस्कियाँ ले रहा था कि उसने मोबाइल की टून बजी। उसने जल्दी से फ़ोन देखा। तुम इस्लामाबाद आ गए? स्क्रीन पर जगमगाता मैसेज देख उसकी आंखें बंद होने को थी, मगर वो मैसेज देखकर गहरा सांस लेकर फ़ोन ऑफ कर गया। भाभी ये मैरून या ग्रीन? तहरीम पैकेट से जस्ट ड्रेस निकालते हुए बोली। तहरीम कोई लाइट देखो, ये बहुत हैवी है। वो बेचारगी से बोली, यार भाभी इससे भी ज़्यादा हैवी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा लाइट लगे इसलिए मैंने कहा कि ये देख लें। वो उसकी बनी शक्ल देखकर मजरूमियत से बोली, अच्छा ये ग्रीन निकाल लो। उसने आँख भरकर कहा। उसके इस अंदाज़ को उसने भी नोट किया था, मगर वो चुप थी। उसने उसकी काफ़ी तस्वीर देखी थी जिनमें उसने बहुत लाइट किस्म के डार्क रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो गहरा सांस लेकर कपड़े रखकर बाहर आ गई और वो ड्रेस उठाकर वॉशरूम चल दी। गोल्ड काम से भरा वो ग्रीन रंग का सूट देखने में जितना खूबसूरत था, उससे आयतन ने पहनकर 4 चांद लगा दिए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप के, बालों को लूज कर्ल डाले, उसने उसके दुपट्टे को एक जाने फिक्स किया और गहरा सांस लेकर उसने एक नज़र अपने मुकम्मल सराफे पर डाली। वो खूबसूरत थी और आज क़यामत ढा रही थी। भाभी कर लिया चेंज? तहरीम दरवाज़ा खोलकर बोली, मगर उसे देख बहुत से खूबसूरत लोग देखे थे उसने, मगर उसे जितनी खूबसूरत आयतन लगी थी वो कोई भी नहीं लगा था। लाइट सा मेकअप किए, होंठों को मैरून लिपस्टिक में कैद किए, मस्कारे और लाइट आई मेकअप और लेंस से सजाई आंखें वो गज़ब ढा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आयतन उसको यूँ देख कर बोली, भाभी आप सोच नहीं सकती आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने अंदाज़ा भी नहीं किया था कि आप इस सूट में इतनी हसीन लगेंगी। सूट इंसान को 4 चांद लगाता है, मगर आपने इस सूट को 4 चांद लगा दिए। भाई देखेंगे ना तो यकीनन पलके झपकाना भूल जाएंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे चहक कर बोली थी, बस करो तहरीम, इतना भी नहीं, मुझे तो मैं अजूबा ही लग रही हूँ। वो एक बार फिर सामने शीशे में देखकर बोली, जी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें नीचे चलते हैं, मम्मा की कज़न है सोबिया खाला, वो आई हैं, मिलना है आपसे, चलें। वो मुस्कुराकर कहती उसे अपने साथ ले जाने लगी। तामीर बीवी कैसी है? उन 60 साल की खातून ने सामने सफ़ेद सूट में बैठे वजीह से शख्स से पूछा। ठीक है, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करने की वजह से उसे वो पर्सनली पसंद नहीं थी। वो जब भी आती थी तो वो या तो घर से चला जाता था या फिर अपने कमरे में बंद हो जाया करता था, मगर आज वो खुसूसन उससे मिलने आई थी, तभी वो मजबूरन लाउंज में बैठा था। तुम तो देखने में बहुत सोने हो, बीवी भी सोनी है कि नहीं? वो चश्मे को थोड़ा ऊपर करते हुए बोली, जबकि वो उनके सवाल पर क्या जवाब दे उसे खुद भी समझ नहीं आए। तामीर कुछ पूछ रही हैं आंटी? तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उनसे चिढ़ता था, तबरेज़ अच्छे से जानता था, मगर आज वो उसे तंग करने के मूड में था। मगर वो उसे घुरी देखकर मुंह नीचे कर गया। उसे मुंह नीचे करते देख सोबिया खाला फिर से बोली, रहने दो तबरेज़, मैं जानती हूँ आज के इतने प्यारे लड़कों को कहाँ प्यारी लड़कियाँ मिलती हैं। बीवी प्यारी तो शौहर नहीं प्यारा, शौहर प्यारा तो बीवी नहीं। आजकल जहाँ देख लो ऐसे ही जोड़े मिलते हैं। मगर कोई नहीं, तुम्हारी किस्मत, और वैसे भी आसफा तुमने भी तो 30 साल का करके ब्याह है। कितना कहती थी कि अपने रशीद साहब की बेटी ले लो, प्यारी तो थी, कम पढ़ी थी तो क्या, मगर तुम अब देखो। बच्चे से सवाल किया तो कैसे चेहरा झुका गया। वो अफसोस के साथ बोल रही थी। उनकी आहें भरते अंदाज को देखकर वो शिश्तर था। उसकी फैली आंखें उनके चेहरे पर मरकूज की उन्हें देख रहा था। हुरैन जो चाय लेकर आई थी उनकी बातें सुनकर अपने शौहर और सास की तरफ देख रही थी, जो चुपचाप उनकी सुन रहे थे, जबकि तामीर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिल किया ज़ोर से हंसे, मगर उनके सामने होने की वजह से वो चुप हो गई। हुरैन को अपने सामने देखकर तबरेज़ फ़ौरन बोला, खाला मैं भी प्यारा हूँ और मेरी बीवी भी। उसकी बात को सुनकर वो नाक चढ़ाते हुए इसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, हाँ प्यारी तो है, मगर तुम दोनों में उम्र का फ़र्क तो नहीं है ना? साल छोटी होगी तुमसे, ज़्यादा तो नहीं। मैंने भी आसफा को कुछ नहीं कहा क्योंकि बच्ची अपनी ही ख़ानदान की थी इसलिए, वरना मैंने कहाँ लेने देनी थी, क्योंकि लड़की तो कम से कम 7-8 साल छोटी होनी चाहिए। खैर रब की रज़ा। उनकी इतनी हुक्मरानी और आह भरते अंदाज को देखकर वो सारे गंग थे। वो किसी तौर से भी आसफा बेगम की दूर की रिश्तेदार नहीं लगती थी। वो जब आती ऐसे ही बातें करती थी। इस वजह से अब उन सबको उनकी ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। वो ज़बान की तेज़ ज़रूर थी, मगर दुख दर्द में वो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तभी उनका सारा ख़ानदान में आना जाना था। अच्छा बहू जाओ, अपनी देवरानी को तो बुलाओ, मैं भी देखूँ कैसी है। आखिर पहली बार देखना है, नेक लाई हूँ, देकर ही जाऊँगी। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराती लाउंज से बाहर चल दी। अभी वो मुड़ी ही थी कि आरिश को गोद में लिए आयतर आहिस्ता से चलते हुए आई। तुम उसे क्यों ले आई? सोए हुए आरिश को उसके उठाए देख हुरैन बोली, ये सो गया है, अगर लिटाती हूँ तो उठ जाता है। वो मुस्कुराकर उसके लाल होते फूले गालों को देखकर बोली, ये कौन है? वो उस लड़की को देखकर फ़ौरन बोली, जो सलाम करो। हुरैन ने आहिस्ता से कहा तो वो आगे बढ़ी। ग्रीन कामदार लॉन्ग शर्ट ट्राउज़र पहने, बालों को दोनों कंधों पर डाले, हल्की सी ज्वेलरी ज़ेब तन किए, 3 इंच की गोल्डन हिल की जूती पहने, वो दिल को छू लेने की हद तक हसीन लग रही थी। आहिस्ता से सलाम के लिए वो आगे बढ़ी, जिसे देखकर तामीर अपनी निगाहें हटाना ही भूल गया था। वो खूबसूरत थी, वो ये बात पहले दिन से जानता था। वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी हया और शर्म का वो निखरा सा लबादा उसे इतना हसीन बनाता था, वो सोच भी नहीं सकता था। कितनी सोहनी लड़की है बहू, ये पहले कहाँ थी? अपने देवर की शादी से पहले इस लड़की को दिखा देती अपनी सास को। उनकी बात सुनकर वो हैरान रह गई थी।
वो दरअसल आसफा बेगम अभी बोलने ही लगी थी कि वो दोबारा बोल पड़ी। चलो खैर, जहाँ मंजूर था वहाँ हो गई। तामिर की शादी। ए लड़की, ज़रा जा और तामिर की बीवी को बुला कर ला। उसके हाथ में तो तुमने बेटा थमा दिया, वरना वही जा रही थी। वो हुरैन की तरफ इशारा करते आयतल से मुखातिब हुई, जो टुकर टुकर उन्हें देख रही थी। उनकी बात पर उसने गर्दन तिरछी करके तामिर की तरफ देखा, जो पलके जामिद किए हर चीज़ से बेनियाज उसे देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली। उसके माथे पर हल्की सी तेवड़ी को देखकर वो नजरें झुका गया। लड़की, तू क्या किसी के बंदे को टुकर टुकर घूर रही है? बड़ों का तो लिहाज कर। वो किसी का शौहर है, मगर आज के बच्चे हैं ही बेशरम। खैर जा, इसकी बीवी को बुला कर ला। वो उसको तामिर को देखते हुए अच्छी झाड़ पिलाकर बोली, तो वह जल्दी से नजरें झुका गई। यही मेरी बीवी है। उसने उस पर दोबारा निगाह डालकर कहा तो सोबिया खाला का मुंह खुला का खुला रह गया। लड़की, इधर बैठो। उन्होंने बाजू पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। उसने इतनी शिद्दत से खींचा था कि आयतल का कंधा जोर से उसके साथ लगा, जिसका वो मसल भी न सकी। तुम्हारा शौहर तो कह रहा था तुम प्यारी नहीं हो, मगर तुम तो हो, या फिर ये मेकअप का कमाल है? उसकी गाल को छूकर बोली। उनकी बात सुनकर आयतल ने घूरते अंदाज में सामने बैठे तामिर को देखा, तो उसकी ऐसी नज़र पर दोबारा नजरें झुका गया। वैसे तामिर तो 30 का है, तुम देखने में 20-21 की लगती हो। तो तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता अमीर देखकर किया या कोई वजह थी? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, जिसकी बात उसे और तामिर दोनों को बुरी लगी थी। नागवार तो आसमा बेगम को भी गुजरी थी, मगर वो एहतरामन चुप रही थी। ऐसी कोई बात नहीं खाला, ये लोग तो रिश्ता दे ही नहीं रहते। हमने मिन्नत करके लिया है, क्योंकि हम सबको आयतल भाभी बहुत पसंद थी। उनकी बात पर सबको चुप देख लाउंज में आती तहरीम फ़ौरन बोली। उसके जवाब पर आसमा बेगम मुस्कुरा दी, मगर आयतल कहीं खो चुकी थी और उसे यूँ खोया देख तामिर को और गुस्सा आया था। लो बहू, ये नेक है तुम्हारा। वो तहरीम की बात का जवाब दिए बगैर उसके हाथ में 5000 का नोट रखते हुए बोली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोली। बहू, मेरे शौहर को मरे अरसा हो गया। एक बेटा है, उसके सर पर ही गुजारा करती हूँ। तुम्हारे शौहर जितना अमीर नहीं है वो जो लाखों देता हो मुझे, और मैं भी खुले हाथ से किसी को दे सकूँ, इसलिए यही रख लो। वो उसकी बात का गलत मतलब अखज़ करते हुए बोली। अब तामिर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तभी वो तने जबड़ों के साथ बोला। खाला, उसने ये नहीं कहा कि कम है या ज़्यादा, उसने ये कहा कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही काफ़ी है। नजरें झुकाए परेशान सी होती आयतल को देखते हुए वो बोला, अरे क्यों ज़रूरी नहीं है? नई नवीली दुल्हन है, नेक तो देना है, पकड़ो चलो। उन्होंने उसके हाथ में पैसे थमाए, जो उसने आसफा बेगम के कहने पर पकड़ लिए। अच्छा आसफा, अब मैं चलूँगी, तुम आना, चक्कर लगाना। 1-2 रिश्ते हैं तहरीम के लिए मेरी नज़र में, दिखाऊंगी तुम्हें। बाहर जाते आसफा बेगम के साथ जाते हुए बोली। आयतल, परेशान हो गई हो? तबरेज़ आयतल को देखकर बोला। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। वो मजबूरन सा मुस्कुराई, जबकि उस औरत की बातें उसे परेशान ही नहीं दुखी भी कर गई थी। ये हैं ही ऐसी, कितनी बार आ चुकी हैं, तुम थी नहीं यहाँ, बस मुँह की ही कड़वी हैं। हुरैन उसके साथ बैठते हुए बोली। पहले तामिर भाई को ही ये सिर्फ बुरी लगती थी, अब मुझे भी लगने लगी हैं। तामिर के सोफे के बाजू पर बैठते हुए वो मुँह बनाकर बोली। पसंद की बात नहीं है, मुझे उनकी बातें करने का अंदाज़ पसंद नहीं है। वो चढ़े असाब के साथ बोला। यार छोड़ो तुम उसे, आयतल इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, जाओ उसे कहीं ले जाओ। तबरेज़ इस बात को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। मौसम नज़र आ रहा है ना, अभी बारिश आ जाएगी, फ़ायदा बाहर जाने का। वो लाउंज की लॉन में खुलती थी खिड़की से काले अबर आलूद आसमान को देखकर बोला। चलो कोई बात नहीं, कर ले जाना। हुरैन मुस्कुराकर बोली और वो इस बात में सर हिला गया। भाई यार, वो आपको एक काम कहा था कि फ़हद जो आपका मैनेजर है उससे फ्लैट के कागजात वगैरह। वो अभी बोल ही रहा था कि तबरेज़ बात काट के बोला। वो यार, उसने कहा था कि आज ले जाना, बस वक्त नहीं मिला, एक मीटिंग थी, उसके बाद घर आ गया, कल ले आऊँगा। उसने वजाहत दी। नहीं, मैं ले आता हूँ। माथे पर बिखरे बाल पीछे करते उसने आयतल के चेहरे की तरफ एक भरपूर निगाह डाली और बाहर चल दिया। घर आकर उससे बात करता हूँ। पहले ही परेशान थी और खाला ने और कर दिया। अपना सर हिलाते वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चल दिया। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है एपिसोड 20। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।